हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूं, टॉपिक लेके आया हूं, वो है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। और इस परिवहन वाले यूनिट में हम जो सबसे पहले समझेंगे वो है प्लांटों में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मिनरल्स का, खनिज तत्वों का, जल का, भोज्य पदार्थों का। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जंतुओं में ट्रांसपोर्टेशन को। तो आज जो हम प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम समझेंगे किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को तो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अब ट्रांसपोर्टेशन को देखिए, मैंने यहाँ बताया कि दो तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, एक तो प्लांट में देखेंगे, एक एनिमल में देखेंगे। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है वो होता है आपका वस्कुलर सिस्टम। तो प्लांट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वस्कुलर सिस्टम के माध्यम से होता है। और एनिमल में देखेंगे तो किसके माध्यम से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है। आगे समझेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, वस्कुलर सिस्टम में क्या आएगा, हम सब पढ़ेंगे। तो याद रखिए पहले कि प्लांट में वस्कुलर सिस्टम काम करता है और एनिमल में क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद देखिए एक छोटा सा चीज़ देखिए कि जो एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो विचरण के माध्यम से होता है। जब आप अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, उसमें पाचन किस तरह से होता है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ विचरण के द्वारा ही होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको याद क्या रखना है कि एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर में, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है, पैरामीशियम, अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है, उसका क्या किस माध्यम से होता है, तो आपको याद रखना है कि विचरण द्वारा होता है या डिफ्यूजन द्वारा होता है। अब हम सब समझेंगे कि विचरण क्या है। ऐसे ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि विचरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है। लेकिन यहाँ किस तरह से ये यूज़ हो रहा है, विचरण और परासरण किस प्लांट के संदर्भ में यहाँ क्या काम कर रहा है, वो हम सब समझेंगे इसमें। तो क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम में विचरण द्वारा डिफ्यूजन होता है, इस पॉइंट को याद रख लीजिए। अब देखिए हम लोग जो देखना है हमको वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो हम देखना चाह रहे हैं उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, पहला आप देखिए यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, तो अगर मैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, या तो आपका सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि सेल से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, या क्या होगा, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पर, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन या सेल के अंदर अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। मान लीजिए कि ये कोई सेल है, इस सेल से सेकंड सेल में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा कुछ इस तरह से, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एक सेल से दूसरे सेल पे, या इस सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, इस सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा किसके, अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। जो भी आपका मेम्ब्रेन होगा, झिल्ली होगा, उसके माध्यम से क्या हो रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और एक है आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसको समझने के लिए समझिए। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ पर हमें एटीपी खर्च करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पदार्थ है ना, कोई पदार्थ है, आयन है, वह अगर एक सेल से दूसरे सेल पर मूव कर रहा है तो वह हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो क्या होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, जहाँ पर हमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, वो स्वतः ही हो जाएगा, उसमें हमें किसी भी प्रकार के एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को देखिए, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, अप हिल प्रोसेस। अप हिल कहने का मतलब आप समझिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास एनर्जी खर्च कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आप अगर समझ लीजिए कि मेरे को पहाड़ में चढ़ना है तो मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता है। ठीक है, पहाड़ में पानी को चढ़ाना होगा तो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या होगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए हम किसको क्या बोल रहे हैं, अप हिल प्रोसेस। मेरे को मतलब हिल में चढ़ना है तो मेरे को पावर चाहिए। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब क्या है, डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं ऊपर से कोई पानी को गिराऊं तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे ही गिरेगा,
है ना, वहाँ कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर मैं पहाड़ से कोई पानी ऐसे गिरा दूँ, ऊपर सड़क से पानी गिराऊँ, तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे ही आके गिरेगा, वहाँ कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक्टिव में लगेगा, क्योंकि हमको पानी को ज़मीन से कहाँ चढ़ाना है, ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो वहाँ एटीपी खर्च होगा। तो ये होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या हो गया आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमारा वस्कुलर सिस्टम काम करता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हमारा वस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है। ये वस्कुलर सिस्टम क्या आता है आपका, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इस वस्कुलर सिस्टम में हमारा क्या आ रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपने हमेशा सुना होगा कि पेड़ों में, पौधों में जो होता है जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, इनके माध्यम से ही जल और भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम है, वस्कुलर सिस्टम है पौधों के, जहाँ जिसके माध्यम से इन पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को वो क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, जाइलम को देखिए, जाइलम को उससे क्या समझ रहे हैं हम लोग, जाइलम से क्या समझ रहे हैं, जाइलम मतलब जल। ठीक है, जाइलम मतलब जल, यानी कि जल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम मतलब जल, तो जल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। एज वेल एज क्या कर रहा होगा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। ये क्या का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जाइलम मतलब जल, याद रखना, जाइलम मतलब जल, तो जल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। जो भी मिनरल्स है मिट्टी में, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। प्लांट रेगुलेटर्स या बोल सकते हो क्या, हार्मोन्स का, ठीक, जल का, मिनरल्स का, प्लांट रेगुलेटर्स या हार्मोन्स का ये क्या कर रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। ठीक है, और क्या कर सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो जाइलम जो है हमारा वस्कुलर सिस्टम है। जाइलम मतलब जल, जल, मिनरल्स, प्लांट रेगुलेटर्स या हार्मोन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सब का क्या कर रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। ये तो हो गया क्या आपका जाइलम। ठीक है, अब आएंगे फ्लोएम में। तो फ्लोएम मतलब क्या, फ्लोएम मतलब फ्लो मतलब फल, है ना, यहाँ से याद रखिए, फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब क्या, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। फ्लोएम मतलब फल समझ लीजिए, तो भोज्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थ और जो बच गए सबका क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो फ्लोएम मतलब फल, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा। एक तो क्या कर रहा होगा, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हो गया, अन्य पदार्थों का, अमीनो अम्ल का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम, अमीनो अम्ल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ठीक, तो जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसा होगा, अगर आप जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन देखें तो होता है यूनी डायरेक्शन। ठीक, और फ्लोएम में देखेंगे तो क्या होगा, मल्टी डायरेक्शन में। ठीक, ये समझ रहे हैं, यूनी डायरेक्शन और मल्टी डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ। जब जाइलम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो यूनी डायरेक्शन हो रहा है। क्यों यूनी डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जड़ में जो उसके रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और अगेंस्ट द ग्रेविटी वो क्या कर रहे हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, जाइलम में क्या हो रहा है, ये पेड़ है मान लीजिए, और इसकी जड़ें हैं। ठीक है, जड़ें में रूट हेयर्स हैं, ये सब रूट हेयर्स हैं, ये क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर क्या करेंगे, प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स में, पत्तियों तक इसको क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स तक, पत्तियों तक पहुंचा रहे हैं, पर इसका डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक, इसका डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब जाइलम जो होता है यहाँ पास क्या होगा, ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स में यहाँ पास जब जाइलम होगा, ये रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, जाइलम को देंगे, जाइलम फिर क्या करेगा, इस पानी को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाएगा, यानी कि पत्तियों तक पहुँचाता है, क्योंकि भोजन के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो पत्तियों तक पहुँचाएगा। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग एसेंट ऑफ सेप के नाम से जानते हैं। ठीक है, रसारोहण बोलते हैं।
तो क्या करेगा, उसको पहुंचा रहा है विभिन्न भागों तक। इसका डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल दिए यूनि डायरेक्शन। लेकिन अगर आप देखें फ्लोएम को, तो ये होता है मल्टी डायरेक्शन। मल्टी डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि पौधे के हर एक भाग को भोजन की आवश्यकता है, ग्लूकोज की आवश्यकता है, तो ये क्या कर रहा है, पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थों को पहुंचा रहा है, ग्लूकोज को पहुंचा रहा है। तो ये कैसा हुआ, मल्टी डायरेक्शन हुआ, ये ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, दाएं बाएं सब जगह फ्लो कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शन है। तो ये याद रखिएगा, जब भी पूछ दिया कि जाइलम में फ्लो कैसा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है क्या है, यूनि डायरेक्शन है, मल्टी डायरेक्शन, तो आपको याद रखना है जाइलम में यूनि डायरेक्शन है और फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शन है। तो यहाँ तक की बातें तो हो गई। ठीक है, पादपों में परिवहन से क्या समझ रहे हैं। देखिए, पादपों में परिवहन को समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि है विषरण, डिफ्यूज़न, परासरण, ऑस्मोसिस, और उसकी क्या क्या महत्व है, क्या क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन को क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे जो है वो है आपका विषरण। विषरण ऐसे तो आप लोग सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है ना, उस पदार्थ में उपस्थित आयन है, मॉलिक्यूल्स है, उन सब के जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, पदार्थ में उपस्थित कण या आयन का ठीक, ये बेसिक डेफिनेशन है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित कण या आयनों का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, ठीक है, विषरण, उसको हम क्या बोल देते हैं, गमन को हम क्या बोल देते हैं, विषरण बोल देते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है तो हम उसको विषरण के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे अगर कोई अगरबत्ती जला दी है तो कमरे में फैल जाता है, विषरण है। परफ्यूम की बोतल खोल दी, पूरे कमरे में फैल जाता है, विषरण है। शक्कर को आपने पानी में डाल दिया, लिक्विड पे डाला, पानी में डाला और शक्कर का घुल गया, विषरण है। तो ये सब क्या है, विषरण है। विषरण किस में होगा आपका, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सबका होता है विषरण। ठीक है, अगर मैं बोलूँ गैस का गैस में विषरण देखना है तो आप क्या कीजिए, एक परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है, गैस का गैस में विषरण देख रहे हैं तो परफ्यूम की बॉटल है, मैं इसमें किस में बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा हूँ एक, ठीक है। तब की बात है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक परफ्यूम की बॉटल लेता हूँ, ये क्या है, गैस टू गैस, ठीक है। परफ्यूम की बॉटल को लेता हूँ, उसको खोल देता हूँ तो क्या होगा, ये जो परफ्यूम की खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ये क्या हो गया, गैस का गैस में विषरण हो गया, ठीक है। यहाँ जो होगा, यहाँ जो पदार्थ होगा उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा, यानी कि जो परफ्यूम की बॉटल है उसमें जो परफ्यूम भरा है वो कैसा होगा, हाई कंसंट्रेटेड होगा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो क्या होगा, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना चालू कर देगा और पूरे रूम में फैल जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा आप ले लीजिए कि ये लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा पात्र है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, कोई और लिक्विड मिलाते हैं, ठीक है, इसमें कोई और लिक्विड मिलाते हैं, ठीक। कोई लिक्विड भरा पात्र है, उसमें कोई और लिक्विड मिलाते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पास जल है जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और उसमें हम कोई लिक्विड मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पूरे इस लिक्विड में फैल जाता है। तो ये जो लिक्विड है इसका बाहर में कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है, और यहाँ जो है इसका कंसंट्रेशन कम है। तो जब हम लोग क्या करें, हाई कंसंट्रेशन को लो कंसंट्रेशन में डालते हैं तो क्या होगा, वो पूरी तरह से फैल जाएगा, ठीक। तीसरा अगर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि ये वाटर है और इसमें मैंने शक्कर है, शक्कर के पीस को डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पास तो इसका कंसंट्रेशन हाई है और जैसे ही हम इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये पिघलना चालू करेगा और पूरे वाटर पे फैल जाएगा। यानी कि क्या होता है, इसका क्या हो रहा है, विषरण हो रहा है। विषरण मतलब फैलना, तो फैल जाएगा। इसके लिए क्या कारण है, तो हम बोल रहे हैं कि इतने जैसे बात करें कि विषरण हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, तो इस डिफ्यूज़न के पीछे रीज़न क्या है। तो अगर आप रीज़न देखें
तो ये जो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, इन सब में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वो उतना ज़्यादा विस्तृत होगा। अब हम बोलेंगे कि गैस, लिक्विड, सॉलिड, जैसे आप सबको पता है कि गैसों में जो होता है, मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होता है, फिर किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये किया जाए कि विसरण जो होता है किस में ज़्यादा होता है, तो आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो विसरण होता है गैस का, फिर लिक्विड का, फिर होता है सॉलिड का। क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा विसरण। तो विसरण का कारण है काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो विसरण हो रहा है ये कब तक होगा, ठीक है। ये विसरण कब तक होगा, तो ये कब तक होगा, जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब है कि ये जो अणु हैं उनकी गति सभी दिशाओं में समान न हो जाए, ठीक है। सभी दिशाओं में अगर ये पूरी तरह से फैल गई तो क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अब फैलने के लिए और जगह ही नहीं है, उनकी स्पीड सब जगह समान है, तो क्या हो गया, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कोई भी पदार्थ तब तक विस्तृत होता है जब तक उसमें काइनेटिक एनर्जी है, या हम बोल सकते हैं कि सभी दिशाओं में उसकी काइनेटिक एनर्जी समान हो गई तो क्या हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, विसरण बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैस की होती है, क्योंकि इनकी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ज़्यादा पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र विचरण करते हैं। उसके बाद लिक्विड के और सॉलिड के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, रिजिड होते हैं, तो इस कारण क्या होते हैं, इनमें मूवमेंट कम है, तो इसमें मूवमेंट ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा फैल सकता है। अब देखिए इससे ही रिलेटेड एक टर्म और है जो हमको समझना है। एक है क्या, आपका विसरण दाब। डिफ्यूजन प्रेशर। अब ये डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, जैसे कि हम लोग बोले कि जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में क्या काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो जैसे कि हमने क्या किया, एक परफ्यूम की बॉटल ली थी, और परफ्यूम के बॉटल को जैसे ही खोला उसकी सेंट पूरे रूम में फैल गई बोले। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में काइनेटिक एनर्जी है, और क्या करेंगे, जिसमें जितने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो उतना ही तेज़ी के साथ निकलने की कोशिश करेगा, और इस निकलने के कारण वो क्या करेगा, उस पदार्थ पर, उस माध्यम पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। सब क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं तेज़ी से, काइनेटिक एनर्जी है। आपका रास्ता सकरा है, और सकरा रास्ता है तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, और वो क्या तेज़ी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तेज़ी से निकलने की कोशिश के कारण क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे उस माध्यम पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, विसरण दाब कहते हैं, ठीक। तो हम इसको क्या बोलते हैं, विसरण दाब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि विसरण दाब क्या है। तो मॉलिक्यूल्स द्वारा उस माध्यम पर लगाया गया दाब ही विसरण दाब है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, आपका विसरण दाब होगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में कंसंट्रेशन होगा, सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर होगा। अगर आप देखें, मान लीजिए कि ये ग्लास है और इसमें मैंने वाटर भरा है, आप ये समझिए। तो ये देखिए वाटर का जो प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, इसमें अभी कुछ नहीं मिला है, ठीक है, प्योर वाटर है, और इसका क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। इसका डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मान लीजिए इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बैचलर है, ठीक है, बैचलर है। बैचलर है तो क्या है, स्वतंत्र है, कहीं भी घूम सकता है, ठीक। यहाँ इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, मान लीजिए बैचलर है, तो ये क्या है, स्वतंत्र है, कहीं भी घूम सकता है, इसमें बहुत एनर्जी है, एनर्जेटिक है ना। अब क्या हुआ, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स
का मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, तो इसलिए क्या करेंगे, जितना ज़्यादा फ्री होंगे मूव करने को उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसलिए डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है। मान लीजिए अब क्या हुआ, इनकी शादी करा देते हैं। शादी कराने का क्या मतलब है, इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट, यानी कि हम लोग मिला रहे हैं विलय। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी शादी करा देते हैं और इसमें मिला देते हैं क्या, सॉल्यूट। इसमें हम क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट, ठीक है, विलय। इस विलायक में अब हम विलय मिला दिए, ठीक है, सॉल्वेंट में हम क्या मिला दे रहे हैं, विलय मिला दे रहे हैं। अब विलय मिला दे तो क्या हो गया, वाइफ आ गई इसकी। अब वाइफ आ गई तो अब क्या है, बैचलर था तो कहीं भी घूम रहा था, इधर उधर मूवमेंट कर रहा था, लेकिन वाइफ आने के बाद क्या हो गया, इसकी मूवमेंट जो होगी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। अब ये ज़्यादा स्वतंत्र गति नहीं कर सकता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हर जगह इसका रेस्ट्रिक्शन चालू हो गया। ठीक है, परेशान हो गया। तो अब इसमें यहाँ जो हो गया डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, तो जैसे ही हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या होगा, उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, सॉल्यूट मिलाने से क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही हमने सॉल्यूट मिलाया डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो विलायक या सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में, विलयन के मुकाबले में। ठीक, अगर मैं विलयन क्या है, विलयन किस पे डिपेंड करेगा, टोटली डिपेंड करेगा किस पे, सॉल्यूट पे। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट मिलाएंगे उसका जो उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है उतना ही कम करता जाएगा। ठीक है, उसका डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही कम करता जाएगा। विलयन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट के। अब जितना सॉल्यूट मिला रहे हो उसका डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही कम होते जा रहा है, इसलिए यहाँ विलयन का डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। और सॉल्वेंट जो है उसका प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि शुद्ध जल का डिप्रेशन प्रेशर ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, विलयन के मुकाबले। ये याद रखिए। ठीक, तो डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होगा, हाई मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल की ओर मूव करेगा, जिसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा उधर मूव करेगा। वाटर मूवमेंट, तो वाटर की मूवमेंट किधर होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हम बात करते हैं, तो जहाँ डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से किधर होगा, जिधर डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा उस ओर मूवमेंट करेगा। यही है, इसको याद रखिएगा कि डिफ्यूजन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से वो कम की ओर मूवमेंट करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, डिफ्यूज़न को देखा, डिफ्यूज़न क्या होता है और डिफ्यूज़न प्रेशर को जाना। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो हमको समझना है। ये जो ट्रांसपोर्ट मेकनिज़म है, हम जो डिफ्यूज़न देख रहे हैं वो और भी उसमें विशेषताएं हैं, जैसा कि यह जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न, इस तरह से 3 भागों में इसको डिफाइन किया गया है। तो हम समझते हैं कि सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या एक्टिव डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एज वेल एज कुछ बातें और समझते हैं कि आप अगर डिफ्यूज़न को देखेंगे तो आप जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है, विशरण प्रोसेस, यह एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, और यह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि किसी जीवित तंत्र पर यह निर्भर नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा कि यह एक धीमी प्रक्रिया है और किसी भी जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। अब जो हमको समझना है वो है सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न क्या है। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग समझते हैं कि ये सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न क्या है। अगर आप देखें सिंपल डिफ्यूज़न को, सिंपल डिफ्यूज़न जो हमने अभी तक पढ़ा है डाउनहिल प्रोसेस है ये। ठीक, जो अभी तक हमने पढ़ते आया है विशरण को, डिफ्यूज़न को, वही है ये सिंपल डिफ्यूज़न, जिसमें क्या हो रहा होगा, डाउनहिल है। मान लीजिए आपको पहाड़ से हमको किसी को गिराना है तो हमको कोई एफर्ट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। पहाड़ से कोई आदमी गिरेगा तो उसको कोई एफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसी आदमी को पहाड़ में चढ़ना होगा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये कैसा है, डाउनहिल है, हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं। नीचे की ओर आ रहे हैं मतलब हमको ना तो एटीपी की रिक्वायर है, ना किसी चीज़ की रिक्वायर है, ना प्रोटीन की रिक्वायर है। तो इस टाइप का जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है डाउनहिल प्रोसेस होता है, जिसमें हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर इजीली मूव हो जाता है। मेम्ब्रेन हो चाहे मत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पास। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई स्पेशल प्रोटीन कुछ नहीं लगता है इसमें। तो ये जो होता है आपका सिंपल डिफ्यूज़न होता है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा टर्म आ रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसको देखते हैं क्या है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को आप देखें
तो यह एक स्पेशल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन की आवश्यकता होगी और यहाँ जो होगा ट्रांसपोर्ट जो होगा सैचुरेट भी होगा, ठीक है। स्पेशल प्रोसेस है ये, स्पेशल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, स्पेशल प्रोसेस है, स्पेशल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। अब ये समझिए कि मान लीजिए ये कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन कहने का मतलब एक झिल्ली है और यह जो झिल्ली है, ठीक, ये झिल्ली किसके लिए है? लिपिड सोलेबल है, ठीक है। यह जो झिल्ली है लिपिड सोलेबल, यानी कि यहाँ से क्या होगा, लिपिड इजली पास हो जाएगा, यहाँ से लिपिड इजली पास हो जाएगा। लिपिड कहने का मतलब क्या होता है? फैट होता है ना। जो भी फैटी चीज़ होते हैं, वसा होता है, उसको हम लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड के लिए तो ये क्या है? पारगम्य है, सुगमता से पारगम्य हो जाएगा। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो लिपिड नहीं है, जैसे कि वो पानी के प्रति मतलब उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोफिलिक हैं, जल प्रेमी हैं। तो वो जो जल प्रेमी मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर सकता है? इस प्लाज्मा झिल्ली से, इस जो मेम्ब्रेन है इस झिल्ली से पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इस झिल्ली से पास नहीं हो सकता है, ये पास होने नहीं देगा। उसके लिए क्या करता है? वो एक स्पेशल प्रोविज़न करता है, ठीक है। उसके लिए क्या करता है? वो एक स्पेशल प्रोविज़न करता है, एक पास बनाएगा। जैसे बीआईपी पास होता है, वैसे ही बीआईपी को पास करने के लिए, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा से जो मेम्ब्रेन से कहीं से भी पास नहीं हो सकते, केवल लिपिड पास हो सकता है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है जिनको क्या होगा, एक स्पेशल पास प्रोवाइड करेगा जहाँ से वो पास कर सकते हैं। तो फैसिलिटेट में क्या होता है? स्पेशल पासेस होंगे जहाँ से वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं। स्पेशल प्रोसेस है, स्पेशल प्रोटीन लगता है, जैसे कि चैनल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। ये होगा तभी पास होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई लड़की है, सारे साइड से लड़के जा सकते हैं और लड़कियों के लिए एक स्पेशल लाइन बनी हुई है, केवल लड़कियां इसी लाइन से जाएगी। तो ये लड़कियों की लाइन बना हुआ लाइन है, इनके लिए स्पेशल पास प्रोवाइड कर रहा है, तभी वो जा सकता है। तो ये होता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। इस प्रकार के डिफ्यूज़न में क्या होता है? आपको स्पेशल प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोसेस को करने के लिए, स्पेशल प्रोटीन की आवश्यकता होगी। और ये प्रोटीन जो होते हैं सेचुरेट भी होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन सेचुरेट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के दौरान ये प्रोटीन क्या हो सकते हैं? सेचुरेट हो जाते हैं। तो ये होता है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। तीसरा एक टर्म आ रहा है आपका एक्टिव डिफ्यूज़न। ये है एक्टिव डिफ्यूज़न। एक्टिव डिफ्यूज़न कहने का मतलब क्या है? यहाँ जो होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होगा, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा होगा। अब तक हमने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन देखा, अभी क्या हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। कहने का मतलब है किसी को हम क्या करा रहे हैं? पहाड़ चढ़ा रहे हैं। और पहाड़ चढ़ा रहे हैं मतलब हमको क्या होगा? ये अप हिल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? अप हिल है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। प्लांट में एटीपी जनरेट होता है, तो इस एटीपी रिक्वायरमेंट होगी, इसको एनर्जी की आवश्यकता होगी ये प्रोसेस को करने के लिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ये तीन चीज़ें थी इसमें। अब इसी को देखिए, हम लोग कंपैरिजन किए हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब देखिए, सिंपल, फैसिलिटेड, एक्टिव, तीन चीज़ें हैं। रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या सिंपल में हमको स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है? स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की नहीं, वो किसी में भी हो सकता है, मेम्ब्रेन हो चाहे मत हो, वो हो जाएगा सिंपल में। फैसिलिटेट में हाँ, हमको स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एक चैनल प्रोटीन होता है, कैरियर प्रोटीन होता है, तो रिक्वायरमेंट होती है। और एक्टिव में तो रिक्वायरमेंट होगा ही, ठीक। दूसरा है हाईली सेलेक्टिव। क्या सेलेक्टिव है ये? यहाँ तो कुछ प्रोसेस नहीं होता, सिंपल ही है, आपको जाना है आना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल में तो नो। फैसिलिटेड में हाँ, स्पेशल स्पेस प्रोवाइड करवाता है ये, तो हम क्या बोल सकते हैं? सेलेक्टिव है ये। एक्टिव जो होगा वो भी सेलेक्टिव होगा। ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, हाँ, इसमें किसी तरह का प्रोटीन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो सेचुरेट क्या होगा? यहाँ प्रोटीन सेचुरेट होता है, हाँ, इसमें प्रोटीन क्या होगा? सेचुरेशन होगा। अप हिल ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन क्या है? डाउन हिल प्रोसेस है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, तो ये नो।
फैसिलिटेटेड क्या होता है, यहाँ भी किसी भी प्रकार के एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये स्वतः होता है। स्पेशल पास प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको एटीपी रिक्वायरमेंट होगी, इसको एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव में बस होता है एटीपी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन फ्लो हो रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, ये वही बात है, सिंपल और फैसिलिटेटेड में कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्टिव में रिक्वायरमेंट है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पौधों में क्या बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, इस डिफ्यूजन प्रोसेस से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। मैं क्या बोला कि पौधे में जो गैसीय विसरण का जो माध्यम है, गैसीय विनिमय का माध्यम है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो केवल किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, ड्यूरिंग प्रकाश संश्लेषण, है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हम क्या कर रहे हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस समय क्या हो रहा है, गैसों का स्टोमेटा के द्वारा क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो यह आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा। तो गैसीय एक्सचेंज में मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, फोटोसिंथेसिस में, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। आप रेस्पिरेशन में भी देखिए, रेस्पिरेशन में भी होगा ये, रेस्पिरेशन में भी जो गैसों का विनिमय होगा वो किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा। एक पॉइंट ये याद रखिए। दूसरा है आपका वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, पौधे क्या होते, पौधे की पत्तियां जो होती हैं, दिन में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होता है तो वाटर का लॉसेस होता है, और ये वाटर का लॉसेस क्या होता है आपका, वाष्पोत्सर्जन होता है। और ये किसके माध्यम से होगा, विसरण के माध्यम से। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो विसरण के माध्यम से होता है, ठीक। तीसरा प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जो है उनका भी जो ट्रांसपोर्ट होगा वो विसरण के द्वारा होगा, ठीक, डिफ्यूजन के द्वारा होगा। चौथा एक लिख लीजिए, पैसिव न्यूट्रिएंट्स, यानी कि निष्क्रिय मिनरल्स, पैसिव न्यूट्रिएंट्स का या निष्क्रिय न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके माध्यम से होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर चार चीज़ें क्लियर है हमारी। एक तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वायु का विनिमय हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, रेस्पिरेशन के दौरान जो भी प्रोसेस हो रहा है यहाँ गैसीय विनिमय हो रहा है। पौधों में केवल एक ही माध्यम है, उसका विसरण। बिल्कुल याद रखिए, पेपर में आ सकता है कि पौधों में गैसीय विसरण का माध्यम क्या है, परासरण है, विसरण है, और भी कुछ दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि गैसीय विसरण का माध्यम क्या है, गैसीय ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम क्या है, विनिमय का माध्यम क्या है, आपका विसरण। दूसरा है आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी जो होती है पौधों में विसरण के द्वारा होती है। प्लांट हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा हार्मोन्स का, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट होगा विसरण के द्वारा होगा। पैसिव न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भी खनिज तत्व मिट्टी से आ रहे हैं निष्क्रिय फॉर्म में, वो सब कहाँ जाएंगे, आपके विसरण के द्वारा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखते हैं कि डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक। डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। डिफ्यूजन को कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या कर रहा होगा, प्रभावित कर रहा होगा। तो पहला है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट का कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, किसी पदार्थ में मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे, कंसंट्रेशन का जितना ज़्यादा होगा तो उनके विस्तृत होने की दर उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा है उनका विसरण उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक ये चीज़ है। दूसरा है आपका टेम्परेचर।
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका डिफ्यूज़न रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूज़न इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाता है, और वो क्या होगा, फिर रैंडम मोशन करने लग जाएंगे और ज़्यादा तेज़ी से विसरित होंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के कारण डिफ्यूज़न बढ़ जाता है। तीसरा है प्रेशर। प्रेशर के कारण भी क्या होगा, आपका डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर, किसी चीज़ को आप प्रेशराइज करके रखे हुए हो तो उसका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही आप उस प्रेशर को रिलीज़ करोगे वो क्या होगा, बहुत तेज़ी के साथ निकल के फैल जाएगा। जैसे कि आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है, प्रेशराइज होता है वो, और जैसे ही आप उसके नीजल को खोलते हो तेज़ी के साथ सर्र करके निकल के फैलना चालू कर देता है लोअर कंसंट्रेशन क्षेत्र पे। तो ये प्रेशर के कारण हुआ। एक पॉइंट है आपका डेंसिटी। ठीक है, तो डिफ्यूज़न जो होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ठीक है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न कम है, और डेंसिटी कम है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ से समझ में आ रहा है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। किसी भी चीज़ का अगर डेंसिटी ज़्यादा है, सॉलिड है तो सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, विचलन दर उतना ही कम होता है। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो चिपके हुए होते हैं, फ्री मूवमेंट नहीं होता उन लोग का, तो क्या होगा, वहाँ डिफ्यूज़न रेट कम होता है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा विचलित हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज़न रेट किसका होगा, ये एक ये हो गया। साइज़ भी लिख लीजिए, साइज़ भी क्या है आपका, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूज़न जो है वो भी साइज़ का क्या है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा साइज़ होगा उसका डिफ्यूज़न रेट उतना कम होगा, और जितना छोटा साइज़ होगा उसका डिफ्यूज़न रेट उतना ज़्यादा होगा। बड़े साइज़ को मूव करने में देरी लगेगा, लेकिन छोटे साइज़ जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और जल्दी ही विचलित हो जाते हैं। तो ये है डिफ्यूज़न जो होगा वो किस। ठीक है, और एबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है, पारगम्यता। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है, पारगम्यता। पारगम्यता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा ही डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, अब जितना पारगम्य होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा, तो डिफ्यूज़न रेट क्या होगा, पारगम्यता ज़्यादा है तो इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा परमेबिलिटी उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, जितना ज़्यादा पारगम्य होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे जो हमको समझना था। एक टर्म और आता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, इसको भी देख लेते हैं क्या है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट क्या बोलते हैं इसको, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। अब ये क्या होता है विसरण दाब न्यूनता, आप ऐसे समझिए कि कोई विलायक है, मैंने क्या कहा था, विलायक का जो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, विलायक का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, विलयन के कंपेयर में। ठीक, विलयन के कंपेयर में विलायक का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि मैं शुद्ध जल की बात करूं तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा, उसमें हम कोई विलय मिला देंगे तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो कम होगा। मान लीजिए इसका डिफ्यूजन प्रेशर कितना है 100 atm और इसका कितना है 50 atm। ठीक, तो डिफ्यूजन प्रेशर न्यूनता क्या हो गया, डीपीडी, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 50 atm। ये जितना ज़्यादा होगा आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट उतना ज़्यादा होगा। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। ये कहाँ यूज़ होता है, अब इसको समझिए कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट होता है जो कोशिका में जल जो होता है, कोशिका में जल आपका कैसे जाएगा, किसके कारण जाएगा, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट के कारण। किसी भी कोशिका में जो होता है वो जल भर जाता है, वो जल किसके कारण भरेगा, इसी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट के कारण। ठीक है, तो कोशिका में जल का प्रवाह जो होता है वो किसके कारण होता है, इस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट के कारण होता है। बाहर में जो होगा डिफ्यूजन प्रेशर बाहर में जो होगा उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है। ये कोई
कोशिका है, सेल है, ठीक है। यहाँ जो होगा डिफ्यूजन प्रेशर कम है, और बाहर में क्या है, वाटर है, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर मूव करेंगे, और कोशिका के अंदर उस घुस जाएंगे और उसको फैलाने का काम करेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं कि डीपीडी के कारण क्या हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट के कारण क्या हो रहा है, कोशिका के अंदर वाटर प्रवेश कर जाता है। तो आज जो है हम इतना ही देखेंगे। कल इसके आगे देखेंगे हम लोग पादप जल में संबंध, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़।